जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा विस्तार से नव वर्ष के आगामी 3 महीने, यानी नया संवत शुरू होता है अप्रैल के महीने से। तो अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने आपकी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के हिसाब से। चाहे वो आपका स्वास्थ्य सम्मान हो, चाहे वो आपकी नौकरी, व्यापार हो, प्रमोशन हो, प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन, विवाह, वैवाहिक संबंध या ग्रहों से जुड़ा हुआ कुछ भी। कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कर रहा है, किस समय परिवर्तन करेगा, उसका आपके लिए क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन चीज़ों का आपको रखना है ध्यान, ये सब कुछ बहुत ही विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ये तीनों महीने इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन 3 महीने में बड़े और मुख्य ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे गुरु 15 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। उसके अलावा मंगल भी नीच राशि की तरफ जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको जानकारी दूंगा कि ऐसे 3 महीनों में हमारे लिए क्या होने वाला है। यानी ये वीडियो चंद्र राशि पर ही आधारित है। अगर आप इसको लग्न से देखना चाहते हैं तो उसके लिए दशा होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुरु का गोचर देखना चाहते हैं, आपकी सिंह लगन की पत्रिका है, आप गुरु का गोचर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अनिवार्य है कि गुरु की महादशा चल रही हो तो उसको कंसिडर करें, अदरवाइज आप राशि से ही देखें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, वीडियो में पहली बार आप आए हैं मेरे चैनल पे, आपको वीडियो पसंद आता है तो ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ये पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहली शुरुआत जो कि मैं हमेशा से करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपकी राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में कितना स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। जितना ज़्यादा वो प्लेनेट स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है उतना ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि राशि ही एक का लॉर्ड ही एक ऐसी चीज़ है कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो सुख है चाहे वो दुख है, अच्छा है बुरा है, लाभ है हानि है, ये सब हमें राशि के लॉर्ड से ही मिलता है। सूर्य आपकी राशि के लॉर्ड हैं और ये सूर्य आपकी राशि के मालिक होकर अष्टम भाव में सूर्य राहु का एक योग बना के चल रहा है, जिसको कहते हैं कि राहु अगर सूर्य के निकट हो तो ये राहु सूर्य पर ग्रहण लगाता है, क्योंकि इनकी एक परम शत्रुता होती है। 14 अप्रैल तक, जी 14 अप्रैल तक सूर्य ग्रह बैठे हैं आपकी राशि के अष्टम भाव में, जिसको कहते हैं कि राशि का मालिक 8वें घर में खराब स्थान में है और शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है। यानी 14 अप्रैल तक की स्थिति स्वास्थ्य सम्मान को लेकर खिंचावट महसूस करती दिखाई देगी। ये स्थिति जीवन के अंदर, कार्यों के अंदर बाधा देती है या पूर्ण सफलता के योग नहीं देती। किसी न किसी प्रकार से जीवन के अंदर तनाव की संभावना यहाँ बनती दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं कि अगर हम कोई कार्य के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं तो वो एफर्ट्स पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं होता दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य यहाँ राहु से मुक्त होते हुए और पहुँच जाएंगे आपकी राशि से 9th हाउस में, जहाँ पर ये उच्च चुके होंगे। तो 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य उच्चस्थ अवस्था में 9th हाउस में होंगे। राशि का मालिक भाग्य स्थान में लक्ष्मी त्रिकोण भाव में उच्च चुका है। ये एक पूर्ण सफलता का योग कहलाता है कि इस दौरान सरकारी क्रियाकलापों से फ़ायदा, सरकारी कामों से फ़ायदा, सरकारी नौकरियों से फ़ायदा, राजनीति के क्षेत्र में सफलता, समाज में सम्मान का बढ़ना, आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता के योग यहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्चस्थ अवस्था में होंगे और 14 मई से लेकर और 14 जून तक सूर्य ग्रह दशम भाव में, जिसको हम अपना कर्म भाव बोलते हैं, ये कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, सरकारी क्रियाकलाप, इन सब के लिए बेहतर है। यानी हम क्या कहेंगे कि भाई इन 3 महीनों में 14 अप्रैल का समय निकल जाने दीजिए, उसके बाद आपकी राशि का लॉर्ड मजबूत हो जाएगा और जब वो स्ट्रांग होगा तो वहाँ से शुरू होती है आपकी सफलता की सीढ़ियाँ। ये हमें सूर्य ग्रह से पता लगती है, क्योंकि 8वें घर में सूर्य राहु के साथ है और आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि अष्टग्रही योग, पंचग्रही योग अष्टम भाव में बना हुआ है। तो ये 5 ग्रह क्या दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने बात की सूर्य की। अब हम बात करते हैं यहाँ बैठे हुए बुध की
जो कि यहाँ नीच का होके बैठा है, उच्च के शुक्र के साथ है, इसलिए इसका नीच भंग राजयोग परफेक्ट तरीके से हो रहा है। दूसरा, इसका डबल नीच भंग राजयोग हो रहा है क्योंकि ये गुरु की राशि में है और गुरु दशम भाव यानी राशि से केंद्र में है। तो बुध ग्रह नीच के भले ही हैं लेकिन उच्च के शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग, और फिर से उसको और बल देने के लिए गुरु का केंद्र में होना बुध ग्रह के बल को बढ़ा देता है। इसलिए ये प्लेनेट नीच होते हुए भी नीचता का व्यवहार नहीं करेगा। 7 मई तक बुध की पोजीशन यहाँ रहेगी। ये बुध यहाँ धन के स्वामी होकर धन भाव को, अपने ही भाव को देखते हैं, लाभ के मालिक होकर भी यहाँ बैठे हैं, डबल नीच भंग राजयोग में है, उच्च के शुक्र के साथ हैं, गुरु के सहयोग से हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन फाइनेंशियली बेहतर है, बढ़िया है। क्योंकि बुध डिसीजंस और बुद्धि का कारक है और अष्टम में वो नीच भी है, पहले वो नीच है, बाद में उसका नीच भंग राजयोग हुआ। तो हम कहेंगे कि भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, 7 मई तक अपने धन से संबंधित फैसले थोड़ा सोच समझ कर लो, गलतियां और जल्दबाजियों से बचना चाहिए। 7 मई से 23 मई तक बुध धन के स्वामी होकर मेष राशि भाग्य स्थान में, और 23 मई के बाद का समय वृषभ राशि में दशम भाव में जाएगा। ये तीनों ही सिचुएशंस अगर हम ओवरऑल देखें तो ये फाइनेंस के लिए बहुत शुभ दिखाई देती हैं। यानी धन का भाव, धन का स्वामी ग्रह, लाभ का स्वामी ग्रह है, मेरे द्वारा कमाए गए धन, इनकम को कमाने वाला ग्रह कौन है? बुध है, जो पूर्ण रूप से पूरी सपोर्ट में है। यानी पहले 14 अप्रैल से सूर्य पॉजिटिव, तो उसके बाद 7 मई से बुध भी बेहतर पॉजिटिव स्थिति में नजर आएगा। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की, जो कि हैं शुक्र, जो उच्चस्थ अवस्था में यहाँ बैठे हुए हैं, और शुक्र ग्रह 1 जून तक यहाँ उच्च के हैं। उच्च के हैं, धन के स्वामी के साथ बैठे हुए थे, वो है बुध ग्रह। 1 जून तक शुक्र यहाँ है और वो दशमेश है, हमारे कर्म का स्वामी ग्रह उच्च का होकर ब्रह्मांड में चल रहा है। और आप ये देखिएगा इन सभी ग्रहों का संबंध लगातार धन भाव से है, कि चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, कोई भी ग्रह हो, ये सब आपके सेकंड हाउस को देखते हैं। कर्म के स्वामी का संबंध भी सेकंड हाउस से, तो क्या है, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर करेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली बाधाएं और अड़चनों को दूर करेगा कौन? शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह जब तक यहाँ रहेगा, क्योंकि ये गुरु के साथ राशि में है और गुरु से एक्सचेंज करके भी 18 मई तक, 15 मई तक बैठा हुआ है। यानी गुरु शुक्र बहुत स्ट्रांग है शुक्र, और उसको बहुत अच्छा बल मिल रहा है, जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल लाइफ की चिंता नहीं है। ये प्लेनेट आपके कामों को संवारने वाला, आपके कामों को देने वाला, आपको किसी न किसी तरीके से रेगुलर हेल्प करने वाला है। अब आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब दिलाएगा, धन के साधन बनाएगा, व्यापार को, कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। ये हमें किससे पता चलता है? शुक्र ग्रह से पता चलता है। और शुक्र ग्रह जब 1 जून के बाद राशि परिवर्तन करेंगे तो ये भाग्य स्थान में आएंगे, तो ये अपने आप में क्या है? दशम का स्वामी नवम में है। कर्म और धर्म, कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग इसको बोला जाता है। अब एक और प्लेनेट है शनि, इसके बारे में बात करते हैं, जो 29 मार्च को आए हैं राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में, जिन्होंने आके आपके जीवन में शनि की ढैया का प्रारंभ कर दिया है। इसको बहुत मोटे तौर पे मैं इसको समझाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं अलग से। आगे भी मैं आपको बताऊंगा शनि के राशि परिवर्तन के क्या फल हैं। लेकिन क्योंकि शनि ग्रह अष्टम भाव में है और शनि कर्म कारक है, तो बहुत मोटे तौर पे समझो कि भाई राशि से अष्टम में कर्म कारक ग्रह आ गया है। अब मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ये प्लेनेट ज़्यादा मेहनत कराएगा। अब मुझे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये प्लेनेट ज़्यादा जद्दोजहद कराएगा। ये प्लेनेट मुझसे ज़्यादा मेहनत कराने के लिए तैयार है। ये इजी गोइंग तरीके से मुझे रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए मुझे भी इजी गोइंग नहीं रहना है, मुझे भी कमर कस के चलनी है। मैं जितना ज़्यादा इसके लिए एक्टिव रहूँगा, जितना ज़्यादा मैं कमर कस के चलूँगा, उतना ज़्यादा ही ये प्लेनेट मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि राशि से अष्टम भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह बहुत आसानी से फल नहीं देता, और वो अगर अशुभ ग्रह हो, जैसे राहु, सूर्य, मंगल, केतु और शनि, तो ऐसे प्लेनेट व्यक्ति के संघर्ष को बढ़ा देते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि शनि संघर्ष को बढ़ाएंगे, उस संघर्ष में जितना आप काम करोगे उतना आपके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर राहु केतु के खास परिवर्तन की भी,
क्योंकि राहु भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। 18 मई तक राहु यहाँ है और राशि से अष्टम का राहु शुभ नहीं होता, क्योंकि 8th हाउस अशुभ समाचारों के लिए भी जाना जाता है, अड़चन दुविधाओं के लिए जाना जाता है। इसलिए कहते हैं अष्टम में जो ग्रह बैठे वो छिद्र ग्रहों की तरह काम करते हैं। छिद्र ग्रहों की महादशा अंतरदशा आ जाए या गोचर में प्लेनेट यहाँ हो तो वो तकलीफ देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि अष्टम भाव को खाली होना चाहिए, खाली होएगा तो अच्छा है। और अगर वहाँ प्लेनेट कोई है तो वो अपनी राशि का हो, उच्च का हो, स्वराशि का हो, तभी वो ज़्यादा अच्छे फल भी देता है। राहु केतु एक्सेस अब आके निकलेगा, अब आपकी राशि से राशि और सप्तम पे 18 मई को राशि परिवर्तन, सप्तम भाव में राहु, आपकी राशि में केतु। इसको भी अगर हम एक बहुत मोटे तौर पे समझें कि भाई 1/7 का राहु केतु एक्सेस उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता जिनकी शादियां हो चुकी हैं, क्योंकि ये एक मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। ये बिना वजह के पति पत्नी के बीच आर्गूमेंट्स दे सकते हैं, पति पत्नी के संबंधों में तनाव दे सकते हैं, पति पत्नी के बीच में बिना वजह किसी न किसी प्रकार के तालमेल को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उसमें डिस्प्यूट्स हो सकता है, थोड़ा सावधान रहें। ऐसी स्थितियों में वैवाहिक संबंधों का विशेष ध्यान रखें। ऐसी स्थितियों में सामाजिक रूप से आपने जो मेहनत करके चीज़ें बनाई हैं उसे अपने गलत कृत्यों से, गलत कार्य करके, किसी प्रकार के ऐसा काम करके गवा न दें कि समाज में आपके नाम का एक छाप छुट जाए कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा भी है। तो आपकी सामाजिक स्थिति को बनाना है। केतु क्योंकि आपकी राशि में, सूर्य की राशि में केतु हमेशा ग्रहण लगाता है, तो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की चेतावनी भी यहाँ केतु देते हैं। अब बात करते हैं कर्म भाव में बैठे हुए गुरु की। जब तक ये दशम भाव में है तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से बैठ के लगातार आपके कर्म भाव को देखता है। 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन और गुरु पहुंच जाएंगे 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, जहाँ से बैठ के ये पंचम भाव को देखेंगे। तो क्या होगा, आने वाली 15 मई के बाद शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा समय, डिसीजन से पैसा कमाने का समय, प्रेम संबंधों में सफलता का समय शुरू हो जाएगा। आपकी एजुकेशनल लाइफ को आगे बढ़ाएगा। एजुकेशन से गेन करना, एजुकेशन से फ़ायदा करना, आपकी शिक्षा को बढ़ाना इस गुरु की बदौलत दिखता है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के सप्तम भाव को भी देखेंगे। इसलिए यह स्थिति विवाह और वैवाहिक संबंध में आने वाली अड़चनों को संभालेगी। जहाँ एक तरफ राहु उसमें प्रॉब्लम देंगे, वहीं दूसरी तरफ गुरु उसको संभालने का प्रयास भी करेंगे। हमारे अगले प्लैनेट हैं जो योग कारक मंगल हैं। ये योग कारक मंगल आपके लिए अगर देखें तो चौथे घर और 9वें घर का स्वामी है। तो चौथा घर क्या है, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। 9वां घर क्या है, भाग्य का और धर्म का। उसका स्वामी ग्रह 5 अप्रैल तक यहाँ स्थित है। यानी ऐसी स्थिति में कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की सेल परचेज से फायदा मिलता है। और मोस्टली जब ये मंगल ग्रह 12वें स्थान में पहुँचेंगे तो इसको समझिए कि जब मंगल पहुँचेंगे यहाँ 5 अप्रैल को, तो क्या होगा, चौथे घर का मालिक 12वें घर में नीच का है। ये समय उन लोगों के लिए बढ़िया है जो प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको आपको सेल करना है तो करें। ऐसी स्थिति में जब तक मंगल नीच के हों तो प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको बेचने पर ज़्यादा ध्यान लगाएं, वो आपके लिए बेहतर है। एक चीज़। दूसरा, भाग्य का मालिक 12वें घर में जाएगा तो भाग्य बनाने के लिए बाहर जाना, यात्रा करना, दूर के लोगों से जुड़ना भी दिखता है। मंगल जब 12वें घर में नीच का हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 12वां घर खर्च और नुकसान भी है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं करनी है। अपने आप को संभाल के रखें, अपने आप को बचा कर रखें। किसी भी तरीके से ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें आप बिना वजह की एनर्जी को अपनी खपत कर दें। छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं होना, अन्यथा आपके वैवाहिक संबंधों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 18 मई से राहु यहाँ आएंगे और मंगल की दृष्टि भी यहाँ होगी, तो पूरे मई और जून में वैवाहिक संबंधों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ऐसा मंगल ग्रह यहाँ दिखाते हैं। तो ये वही सारे ऑलमोस्ट ग्रह जिनके बारे में मैंने बताया कि भाई 9 ग्रह आपको आने वाले 3 महीने यानी अप्रैल, मई और जून में क्या दे सकते हैं, क्या लाभ, सावधानी, किन बातों का रखना है ध्यान। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि के जातकों के लिए कैसे होंगे आने वाले 3 महीने। जय श्री राम।